हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज पूरा दिन में यही पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज ऑफ माय हाई पैशन फॉर टीचिंग। मैं इस चैप्टर को पार्ट्स में डालूंगा 1 2 3, 3 लेक्चर्स होंगे या फिर 4 लेक्चर्स होंगे, 1 आवर तक एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं पहले हम क्या पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते क्या है। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं, या फिर लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में कैसे, ये चीज़ें पढ़ते हैं। और लास्ट पे एक टॉपिक होता है इवेपोरेशन, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो आप देखो सबसे पहले आजकल जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ व्हाट टू स्टडी, यहाँ मैंने लिखा है। तो आप देखो पहले हम देखेंगे थोड़ा सा हम देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में दिखाती है, क्योंकि क्लास 9th है जो, इसी में केमिस्ट्री जो है अलग से एक सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। इससे पहले आप पूरा साइंस ही पढ़ते हो। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो हम देखेंगे मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये लिखा है मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या स्टेट्स होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स होती हैं। आपने बचपन में पढ़ा है मैटर की सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट होती हैं। ये हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या होता है इनमें, ये सब कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसी लेक्चर में देखेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, ये क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा और ये क्या होता है, ये अभी आपको आस्ता आस्ता पता चलने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो और एक अच्छी सी नोटबुक ले लो। अगर आपको पढ़ना है तो उससे नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। जो मैं आपको कराऊंगा ये फुल जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के लिए अप्लाई होगा, इसके बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही और साथ में आपके एग्ज़ाम में भी पूरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको हम साफ़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। अभी देखो हमने यहाँ कुछ लिख लिया है। एक तो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ लिख दी है और साथ में हमने लिख दिया है मैटर की डेफिनेशन। तो आप देखो हमारा जो चैप्टर है ना, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है। मतलब जो हमारा चैप्टर है ना, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब। देखो कैसे समझ में आएगा आपको, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, देखो ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सब्र रख सकते हो या आपको पहले से अगर आता है तो आप सब्र रख सकते हो इसको समझने के लिए। ठीक है, मैं तो ऐसा करके समझाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ये उनके लिए वीडियो होगी जिनको कुछ नहीं पता, ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो आप देखो पहले देखो यहाँ लिखा है मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये जो है ना इसका मतलब क्या है। ठीक, तो आप देखो पहली चीज़ है कि ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखो केमिस्ट्री क्या होती है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपको पता है सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास। ठीक है, और मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका वजन हो, मास हो। देखो स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब होता है, देखो स्पेस का मतलब होता है जगह, ऑक्यूपाई का मतलब होता है गिरना। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, जगह गिरती हो और जिसका क्या हो, वजन हो, मास हो। मास का मतलब होता है वजन। ठीक, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता मैटर। क्या बोलोगे, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, मतलब जो चीज जगह घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, उसको बोलेंगे मैटर। ठीक है, अभी आप इतना समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें जो मैटर है, मतलब जो जगह भी गिरती हैं और जिनका वजन भी है। ठीक, एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल में कोई भी ऐसी चीज आ सकती है। कैसे आ सकती है, देखो मार्कर मेरा खराब हो गया, 1 मिनट रुकना आप। ठीक है, तो अब आप देखो मैं बताता हूं आपको, कोई भी ऐसी चीज जो जगह गिरती है उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है। आप देखो जैसे इंसान है,
जैसे हम इंसान खड़े हुए हैं, हमारा कुछ ना कुछ वजन भी है और हम जगह भी गिरते हैं, तो इसका मतलब हम मैटर हैं। ठीक, जैसे आप देखो एक रूम के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे ये बोर्ड हो सकता है, ठीक है, ये मार्कर हो सकता है, ठीक, ये कोई भी पेन है, कुछ भी है, फैन हो सकता है, ट्यूब लाइट हो सकती है, ठीक है, कोई डब्बा हो सकता है। उसके बाद ये आंख है, देखो आंख, ये आंख हो सकती है, ये मेरी आंख है, मैंने निकाल के यहाँ रखी है अपनी, ठीक है, ये एक्चुअल में एक मॉडल है आंख का, ठीक है, ये हो सकती है, कोई नोटबुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो क्या करे, जिसका वजन हो और जो क्या करे, जगह गिरे। जैसे देखो आप अगर इस मार्कर को देखोगे, इसका वजन भी होगा कुछ ना कुछ और ये जगह भी गिरेगा। ठीक, ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक, तो इस चैप्टर का नाम यही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो है क्या क्या मैटर है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक, अब आप देखो मैटर का आपको थोड़ा सा समझ में अभी आ गया। अभी आप देखो केमिस्ट्री जो होती है वो किस चीज़ के बारे में बताती है। तो आप देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ठीक है, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस होती है, ठीक है, विच डील्स यहाँ से पढ़ो, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के बारे में ही हमें सिखाती है, उसी को हम, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ लिखा है, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, मतलब जो किसकी स्टडी कराती है हमें, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। कंपोजिशन का मतलब आपको पता है कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि मैटर का क्या स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज का मतलब है मैटर की क्या खासियतें। उन सब चीजों के बारे में हमें कौन सिखाता है, केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ लिखा है, एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज। और मैटर के बीच में क्या चेंजेस आती हैं, मतलब मैटर कैसे चेंज होता है, मतलब मैटर कभी क्या चेंजेस का मतलब ये हो गया कि मैटर कभी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, कभी लिक्विड से गैस में चेंज होता है। वो चेंजेस मैटर में कैसे आती हैं, उनके बारे में भी हमें केमिस्ट्री दिखाती है। अब आप देखो, आपको केमिस्ट्री का पता चल गया कि केमिस्ट्री क्या होती है। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जो साइंस हमें सिखाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और मैटर क्या होता है, मैटर होता है कोई भी चीज़ जो जगह गिरे और जिसका वजन हो। तो अब आप यहाँ से देखो कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर है, ठीक। तो इसका मतलब जितनी भी चीज़ें वो सारी मैटर है। वो कैसे पता चला, क्योंकि वो सारी की सारी जगह भी गिरती हैं, सबका वजन भी होता है, ठीक है, सबका वजन भी होता है, सब जगह भी गिरती है। तो केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि केमिस्ट्री हमारे आसपास जो भी चीज़ें ना, उन सब के बारे में ही केमिस्ट्री बताती है। क्यों, क्योंकि सब की सब चीज़ें तो मैटर है, तो मैटर के बारे में हमें केमिस्ट्री सिखाती है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पढ़ते ही मैटर के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो, आप ये सोच लो कि जहाँ जो दीवार है इसके ऊपर जो पेंट लगा हुआ है, ये जो मार्कर की इंक है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, ये कैसे बना होगा, पेंट कैसे बना, दीवार कैसे बनी, सब के पीछे में क्या लगता है, इस सब के पीछे केमिस्ट्री अप्लाई होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब की सब चीज़ें मैटर है, सारी चीज़ें मैटर है ना। जैसे ईंट ले लो आप, ईंट, तो ईंट देखो, ईंट का वजन भी होता है, ईंट जगह भी गिरती है, तो वो भी मैटर है, तो उसके बारे में भी केमिस्ट्री सिखाती है। तो मतलब हर चीज़ के बारे में क्या सिखाती, कौन बताती है, केमिस्ट्री बताती है, ठीक। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे आपको कोई भी पूछ लेगा तो आप ये सुना सकते हो उनको, ठीक है। रटना नहीं है आपको, बस आपको दिमाग में रखना है कि ये ऐसा होता है। अब आप देखो, मैटर के बारे में हमने इतना जान लिया है थोड़ा सा। तो अभी यहाँ मैंने मैटर की डेफिनेशन फिर से लिख दी है। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग। यहाँ मैंने एक्चुअल डेफिनेशन लिख दी है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मतलब मैटर वो कोई चीज़ होती है दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो क्या करती है, जगह घेरती है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना, स्पेस का मतलब होता है जगह, मतलब जो जगह घेरती है। एंड हैज़ मास, और उसका क्या होता है, वजन। मैटर का क्या होता है, वजन, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक पहले चीज़ बता देता हूँ। देखो, आपको पता है इंसान के 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस का मतलब है जैसे देखना, सुनना, सूंघना, ठीक है, ये आँख, नाक, कान, ये हो गए 3 सेंसेस, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम सूंघते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, 3 सेंसेस। और 4th सेंसेस है टंग, टंग से हम टेस्ट करते हैं, ये 4th सेंस होता है। और ये स्किन जो होती है, ये कौन सा सेंस होता है, 5th सेंस होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कोई टच कर रहा है, ये हमारा सेंस है। तो आपको पता है इंसान के कितने सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस। तो आप देखो यहाँ मैंने लिखा है कि
मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जो ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह गिरे और जिसका वजन हो। आगे ये लाइन जो अगर आप पढ़ोगे तो यहां लिखा है एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन आर मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस, मतलब जिसकी जो प्रेजेंस है, जो मतलब मैटर की जो प्रेजेंस है वो हमारे किसी एक, जो हमारे 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस उनमें से किसी एक को फील होनी चाहिए। ठीक है, देखो वही लिखा है ना, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन आर मोर ऑफ और 5 सेंसेस, मतलब मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो जगह करे, और उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को फील होनी चाहिए। ठीक है, आई समझ आपको? ठीक, ऐसे होता है। अब देखो आपको ये छोटे छोटे मतलब तो आते होंगे, प्रेजेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको आते होंगे। प्रेजेंस का मतलब है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो हमारे 5 सेंसेस में से किसी को फील होना चाहिए। जैसे देखो ये मार्कर है, ठीक है, ये मैटर है, आपको पता है, तो इसको मैं कैसे बता सकता हूं? देखो इसका वजन होगा, ठीक है, इसका ये जगह गिरेगा, जगह भी ये गिरेगा। ठीक है, अब देखो कौन से सेंसेस इसको फील कर सकते हैं। देखो इसको कौन से सेंसेस फील कर सकते हैं? देखो आंखें इसको देख सकती हैं ना, देख सकती हैं इसको। देखो इसको सुन तो नहीं सकते, कान इसको सुन तो नहीं सकते, चख भी नहीं सकते, इसको हम टेस्ट करके नहीं चख सकते, लेकिन आंखें इसको देख सकती हैं। इसका मतलब एक सेंसेस इसको फील कर सकता है, इसकी प्रेजेंस को, मतलब ये यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं, इसको एक सेंस हमारा आंखें जो है वो इसको फील कर सकती है। इसका मतलब ये मैटर है। इसी तरह और चीज़ आप देख लो, जैसे मैं आपसे बोल दूँ, आपसे मैं क्या बोल दूं, जैसे देखो, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, आपको पता है इसमें जगह भी गिरी हुई है, ठीक है, इसका वजन भी है, दो चीजें हैं। अब देखो आंखें इसको सेंस कर सकती हैं, देखो आंखों से हम देख सकते हैं इसको। दूसरा, हम हाथ लगा के भी हमें पता चल सकता है कि ये बोर्ड है, हाथ लगा के भी थोड़ा सा ये सॉफ्ट दिखता है तो हमें पता चलता है बोर्ड है। इसका मतलब हमारे 2 सेंसेस इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, मतलब ये प्रेजेंट है कि नहीं, इसको हमारे 2 सेंसेस फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये मैटर है। 5 में से कोई 1 या 2 या 3 सेंसेस भी क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो सारी चीजें क्या होती है, मैटर। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी जो जगह गिरे, ठीक है, जिसका वजन हो और हमारी बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं उनमें से कुछ सेंसेस उसको फील कर ले। ठीक, इतना आप याद रखोगे, इसको बोलते हैं मैटर। अब आप देखो, इतना आपको समझ में आ गया, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप बोलोगे ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्योंकि यहाँ मैटर का नाम है, तो हम मैटर का नाम होता है वो होता है केमिस्ट्री का। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास क्या मैटर है। ठीक, अब आप देखो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये रहेगा। ठीक, आप अपनी नोटबुक पे ये लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, लिख लिया आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम क्या पढ़ेंगे। आपको पता है क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई का मतलब होता है कि ग्रुपिंग में कर देना। जैसे मैं बोल दूं क्लास में ग्रुप बना दिए, एक बॉयज़ का बना दिया, एक गर्ल्स का बना दिया, तो क्लासिफिकेशन हो गई, मतलब उसको क्लासीफाई कर दिया। या फिर आपने उसमें बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि उसमें फाइलम क्वाड्रेटा, फाइलम फलाना ऐसे करके होता है, तो ग्रुपिंग की होती है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो आप देखो मैटर की जो होती है 2 किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैटर की 2 किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, और ये क्लासिफिकेशन किसने की है? साइंटिस्ट्स ने। ठीक, साइंटिस्ट ने मैटर को दो टाइप की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। और किस बेस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक, ये आप लिख लोगे कि प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर आप ऐसे लिखोगे, साइंटिस्ट्स हैव डिवाइडेड द मैटर इनटू 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बेस पे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 किस्म में क्लासिफाई किया है। अब आप देखो 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी 2 किस्म की, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, और एक होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक,
आई समझ आपको? ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे जैसे उसका साइज हो गया, ठीक है, उसकी शक्ल हो गई, ठीक है, उसकी स्टेट हो गई। स्टेट का मतलब है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो स्टेट हो गई, या फिर कलर हो गया, उसका कलर क्या चीज़ है। ये चीज़ें देखो वो प्रॉपर्टीज जो हम ऊपर से देख सकते हैं, मतलब ऊपर से हम हाथ लगा के देख सकते हैं, ठीक है, आंखों से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम हाथ लगा के नहीं देख सकते, उनको हम लैब में स्टडी करते हैं, लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मैटर को जब क्लासीफाई किया ना, इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासीफाई जब मैटर को किया तो उसको बोला है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासीफाई किया तो उसको बोला है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आप लिखो कि ये दो किस्म की मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं दो किस्म की प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर मैटर की दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक। तो पहली क्लासिफिकेशन क्या होती है? पहली क्लासिफिकेशन होती है हमारी फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, आई समझ आपको? दूसरी क्लासिफिकेशन होती है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप देखो पहले आप फिजिकल क्लासिफिकेशन में लिखो एक लाइन, यहां लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोला था ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है? प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसी को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज। आगे लिखो, मतलब यहां लिखा है मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर मैटर को क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है? एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ये तीन चीजों में मैटर को क्लासिफाई किया गया, मैटर को ग्रुप किया गया है। तो आप बोलोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर कितने किस्म का होता है? तीन किस्म का, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। अब आप देखो केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आप लिखो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ आपको पता है ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे होती है। तो यहाँ आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज मैटर को क्लासिफाई किया गया है कैसे? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक। ये आप लाइन ऐड करो, ठीक है। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? आपको समझ में ये आया कि मैटर की दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर को कितने किस्म में डिवाइड किया जाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। और जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं इनको स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना। उसके बाद देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर मैटर को डिवाइड किया जाता है किसमें? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। ये यहाँ मैंने यही लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर मैटर हैज बीन क्लासिफाइड एज, मैटर को क्लासिफाई किया जाता है एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मतलब ये तीन किस्म के मैटर होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो अब आप देखो एक लाइन आप ऐड करो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे, ठीक है।
यहाँ सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन के साथ डील करेंगे। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है, केमिकल क्लासिफिकेशन वाला, ये पार्ट हम इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम स्टडी करने वाले। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इस केमिकल क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिख लो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन, ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल क्लासिफिकेशन के साथ ही डील करने वाले हैं, उसी को स्टडी करने वाले हैं। और ये वाला पूरा पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप छोटे छोटे हो भी, आपका जो ये जो सब्जेक्ट है, ये भी जो चैप्टर है ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो तभी इस चैप्टर में हम सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ही स्टडी करेंगे और इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख लो एक बार, मैं इसको साफ करता हूं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आप देखो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये टॉपिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूं, जब मैंने अभी मैटर की डेफिनेशन लिखी थी ना, तो मैंने बोला था कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह गिरे और जिसका वजन हो उसको मैटर बोलते हैं। उसमें आपने एग्जाम्पल्स ऐड कर लेनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकता है उसमें, जैसे देखो चेयर आ सकती है मैटर में, ये आपको मैटर में ऐड करना है। ठीक है, चेयर आ सकती है, टेबल आ सकता है, ठीक है, मार्कर आ सकता है, एनीथिंग, कोई भी चीज़। ठीक, ये वाली चीज़ें आप वहाँ ऐड कर लेना उसमें एग्जांपल्स। ठीक है, अब आप देखो हमारा टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो कैसा है। फिजिकल नेचर ऐसा होता है जो हम आपको बताया, फिजिकल नेचर मतलब जो हम आंखों से उसको देख सकें कि कैसा होता है। ठीक, जैसे साइज हो गया, जैसे शेप, कलर हो गया, ये चीज़। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कि यहाँ मैंने लिखा है कि पहला पॉइंट यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये यहाँ हम स्टडी करते हैं कि मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ मैटर पार्टिकल्स का कैसे बना होता है। सपोज हम यहाँ क्या करते हैं, एक रबर का पीस ले लेते हैं। ये एक रबर का पीस है, ठीक, ये रबर का एक पीस है। तो आप मुझे बताओ, आपने बचपन में रबर तो देखा होगा, जो इरेजर होता है, इरेजर जो पेंसिल से लिख के इरेज करते हैं उसको रबर बोलते हैं। ठीक है, वो तो आपने देखा होगा। आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, इसको उठा के इस नोटबुक के ऊपर यहाँ रगड़ते हो तो वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल नीचे गिरते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ से नीचे गिरते हैं और आप क्या करते हो, फूंक मार के, पुराने ज़माने में जब हम स्टूडेंट थे, जब हम बच्चे थे, तो करके इसको हटा देते थे। किसको हटा देते थे, जो रबर हम नोटबुक के ऊपर मारते थे ना साफ़ करने के लिए, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल नीचे बचते थे उसको हटा देते थे। ठीक है, फूंक मार के। इसका मतलब आप यहाँ से ये समझ जाओ कि क्या रबर मैटर है। बताओ क्या रबर मैटर है, तो आप बोलोगे यस रबर तो मैटर है, क्योंकि रबर जो है जगह भी गिरेगा, रबर का वजन भी होता है, तो मैटर है। ठीक है, अब देखो रबर जो है, जब उसको हमने पेज के ऊपर थोड़ा सा रब किया था, तो रब करने से छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे नीचे गिरे थे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि जो मैटर है, मैटर पार्टिकल का बना है, क्योंकि ये पार्टिकल कहाँ से निकले थे, ये पार्टिकल इसी रबर से निकले थे, और रबर क्या चीज़ है, मैटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक, आप देखो इसको हम और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप देखो कोई दीवार हो ना, दीवार जो रफ सरफेस हो, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब अच्छा प्लेन पेंट ना हो, रफ हो, उसके ऊपर अगर आप इस रबर को रगड़ो, ठीक है, इस रबर को उसके ऊपर रगड़ो, तो आप रगड़ते जाओगे, सारे का सारा रबर यहाँ से पार्टिकल में कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारे रबर के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ गिर जाएंगे। अगर आप रगड़ते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ये रबर पूरा खत्म हो जाएगा और उसके सब के सब पार्टिकल्स ऐसे नीचे गिरे होंगे। ये बात ट्रू है, आप करके देख सकते हो इसको। ठीक, तो आप देखो सिर्फ रबर नहीं, आप वुड ले लो, लकड़ी ले लो, उसको भी अगर आप दीवार के ऊपर घसीटोगे तो उसके भी ऐसे पार्टिकल गिरेंगे। उसके बाद आप लोहा होता है ना, लोहा, वो भी ले सकते हो। लोहा आयरन होता है, जब आपने देखा होगा जो लोहा काटने वाली दुकानें होती है ना, तो उनके आसपास छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल गिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मशीन चलाते हैं उस लोहे के ऊपर, तो लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल कट के नीचे गिरते हैं। तो अगर हम क्या करें, उस लोहे को भी किसी रफ सरफेस के ऊपर, और वो रफ सरफेस कौन सी होनी चाहिए,
लोहे के लिए लोहे की ही रफ सरफेस होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर हम रगड़ते रहें तो उसके भी सारे के सारे पार्टिकल ऐसे नीचे गिरेंगे। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपना रबर या फिर लकड़ी या फिर कोई और चीज़ लो, उसको किसी दीवार पे रगड़ो तो यहाँ से पार्टिकल क्या करेंगे, नीचे गिरेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से जो पार्टिकल नीचे गिरे, क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं, ये इस रबर के पार्टिकल्स हैं। तो रबर के पार्टिकल क्यों है, अब देखो रबर क्या चीज़ है, मैटर, रबर क्या है, मैटर है, तो मतलब ये किसके पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो क्या अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकल्स में। तो हम ये भी बोल सकते हैं मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है, ये बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर पार्टिकल्स का बना है। अब देखो इन्हीं पार्टिकल्स को आप, जो रबर के पार्टिकल होते हैं, इनको आप इकट्ठे करके थोड़ा सा प्रेस करो, दबाओ, तो फिर से रबर जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रबर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी मैटर जो होता है दुनिया का सारा मैटर किसका बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक, तो वही हमने यहाँ ये लिखा है पहला पॉइंट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। अब आप देखो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे दिखने वाले पार्टिकल्स हों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स हमें ऐसे दिखें। अब देखो जब ये पार्टिकल्स है ना, ये वाले पार्टिकल्स जो यहाँ से बने थे, इनको अगर हम यहाँ से उठा के मैं सपोज यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और इनको मैं और छोटा करता हूँ, और छोटा, तो आप देखो इनको अगर मैं और छोटा करूंगा तो इससे और छोटे होके कुछ ऐसे पतले पतले और पार्टिकल बनेंगे। ठीक, इनको और छोटा करें, और छोटा कर सकते हैं, इनको काट के और छोटा कर दो, पार्टिकल को पकड़ो, उसको काटो और छोटा करो। तो छोटा करते करते, छोटा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट पार्टिकल ऐसा बचेगा, लास्ट पार्टिकल ऐसा बचेगा जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकेंगे, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको हम तोड़ नहीं सकेंगे। वो पार्टिकल जो लास्ट पे बचता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। ये याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या होता है एटम, एटम मैटर का वो पार्टिकल होता है जो इतना छोटा होता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, और तोड़ नहीं सकते और ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बोलते हैं एटम। अब आप देखो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो एटम्स है, ये एटम है, ऐसे एटम छोटे छोटे जुड़ के ये यहाँ से थोड़े से बड़े पार्टिकल बनते हैं। ये ट्रू है, आप बोलोगे ट्रू है, क्योंकि यहाँ से ये बना था, यहाँ से ये बना था, देखो ना, यहाँ से ये बना और यहाँ से ये बना, मतलब पार्टिकल को ही तोड़ तोड़ के ब्रेक करके हमने छोटे छोटे पार्टिकल बनाए ना। तो जब यहाँ से ये बना एटम, तो क्या एटम, बहुत सारे एटम्स आप जोड़ोगे तो ये बनेगा। ठीक, अब देखो ऐसे वाले पार्टिकल आप बहुत से जोड़ोगे तो ये बनेंगे उससे बड़े। ठीक, और देखो इससे, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये थोड़े से बड़े पार्टिकल से। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा कर दोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये उससे थोड़ा छोटा, ठीक, ये और थोड़ा छोटा, और ये बिल्कुल छोटा। अब आप देखो हमने क्या किया था, इसको ब्रेक करके ये बनाया, इसको ब्रेक करके ये बनाया, इसको ब्रेक करके ये बनाया, सबसे छोटा पार्टिकल एटम बनाया। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एटम को जोड़े अगर तो इससे तो बड़े पार्टिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल इससे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करो, इन एटम्स को जोड़ो तो यहाँ से ये बनेगा, इसको जोड़ो यहाँ से ये बनेगा, इसको और जोड़ो यहाँ से ये बनेगा, इनको जोड़ो यहाँ से ये वाले पार्टिकल बनेंगे, इसको आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो इन सबको जोड़ोगे, देखो ये कहाँ से आए थे, ये इस मैटर से आए थे। तो अब जब आप इनको जोड़ दोगे तो यहाँ से तो फिर मैटर बन जाएगा। ठीक, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का। अगर मैं मैटर के सारे पार्टिकल्स को और ब्रेक कर दूं, छोटा कर दूं, सब के सब क्या कर दूं, एटम्स में कन्वर्ट कर दूं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैटर किसका बना है, एटम्स का। ठीक, क्योंकि देखो छोटे लेवल पे अगर हम देखें, सबसे छोटे लेवल पे मैटर किसका बना है, एटम का। क्योंकि अगर मैटर के सारे पार्टिकल्स को आप ब्रेक कर दो और किस में तोड़ दो, एटम्स में, तो आप यहाँ से यही बोलोगे ना कि मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। ठीक, ये आप याद रखना। तो एटम क्या होता है, एटम वो मैटर का पार्टिकल होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक, तो अब आप देखो एक ये चीज है एटम। देखो कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैटर बहुत किस्म के होते हैं, आपको पता है, कोई चेयर होती है, कोई टेबल होता है, कोई गिलास होता है, कोई कुछ होता है, मैटर बहुत किस्म के होते हैं। तो बहुत किस्म के जो मैटर हैं, उनके एटम्स, उनके जो पार्टिकल है वो भी डिफरेंट किस्म के होंगे। तो आप देखो यहाँ किसी मैटर में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, वो एक ही होता है, सिंगल, वो सिंगल होता है और उसको बोलते हैं एटम। ठीक, और किसी मैटर में क्या होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसमें दो एटम जुड़े होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल में दो एटम जुड़े होते हैं और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक,
उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है ये अभी 9th क्लास की केमिस्ट्री में आपको आगे वाले चैप्टर्स में और क्लियर होगा। अभी बस आप इतना याद रख लो कि किसी किसी मैटर में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं, और किसी किसी मैटर में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्योंकि वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी किसी में सिंगल होता है और सिंगल को एटम बोलते हैं, किसी किसी में सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो 2 एटम से जुड़ के बना होता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये आप याद रखना। तो आप यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि मैटर जो होता है या तो वो एटम्स का बना हुआ हो सकता है या फिर वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ हो सकता है। ठीक, कोई कोई मैटर एटम का बना हुआ होता है, कोई कोई मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज जैसे हमारे पास है H2। ये H पता है आपको, अगर आपने पीरियोडिक टेबल कभी देखा है, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल आपने कभी देखा है तो आपको पता होगा उसमें पहला एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो आप देखो हाइड्रोजन को 2 तरीके से हम लिखते हैं। एक तो हम हाइड्रोजन को H लिखते हैं और कभी कभी हम हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगी आस्ता आस्ता। अभी केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन आप इससे 2 चीज़ें देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन अकेला है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका जो लास्ट पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल, वो क्या होगा, एटम होगा। क्योंकि ये सिंगल है ना, तो इसका लास्ट पार्टिकल एटम होगा। इसको हम अगर पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे लास्ट पार्टिकल एटम होगा। और ये H2 है, मतलब यहाँ H2 जुड़े हुए हैं। तो आप देखो इसको जब आप ब्रेक करोगे, H को आप जब ब्रेक करोगे, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे, लास्ट में जो पार्टिकल बचेगा वो ऐसा बचेगा। ठीक, और ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो आप बोलोगे कुछ मैटर, मतलब सपोज ये मैटर है, ये किसका बना हुआ है, एटम्स का, और ये किसका बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का। ये आप याद रखोगे। ठीक, अब देखो, अब ये जो मैंने लिखा है इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आप देखो यहाँ लिखा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब मैटर जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट, दीज पार्टिकल्स विच मेक अप ऑल द मैटर, मतलब वो पार्टिकल जिनकी वजह से सारे का सारा दुनिया का मैटर बना होता है। ठीक है, अराउंड अस और आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल, वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो एटम्स हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये बात भी आपको अब समझ में आ गई, क्योंकि हमने करके यहाँ देख लिया कि कुछ मैटर किसके बने होते हैं, एटम्स के, कुछ मैटर किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है ना कि दीज पार्टिकल्स विच मेक अप ऑल द मैटर अराउंड अस, मतलब वो पार्टिकल जिनकी वजह से हमारे आसपास का सारा मैटर बना होता है, वो क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो तीसरा पार्टिकल, ये तीसरा पॉइंट देखो, दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है ये बहुत छोटे होते हैं। हम स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप रबर के 2 पीस करो तो आप बोलो नहीं ये तो पार्टिकल है, ऐसा नहीं। हम बहुत छोटा करके उसको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटा करके स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हम पार्टिकल को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल होते हैं इनसे क्या होता है, सारे का सारा मैटर बना होता है। कोई मैटर एटम से, कोई मैटर मॉलिक्यूल से। तो आप देखो दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब जिनको हम नहीं देख सकते, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ भी उनको हम नहीं देख सकते। मतलब अगर अच्छा पावरफुल माइक्रोस्कोप भी आएगा तो उससे भी हम एक पार्टिकल को नहीं देख सकते, मतलब एक सिंगल पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं, या फिर 2 पार्टिकल मिक्स होकर जो मॉलिक्यूल बनता है उनको हम नहीं देख सकते इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ भी हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये पॉइंट दिखा हुआ है। अब देखो यहाँ लिखा है व्हाट वी एक्चुअली सी इज एन एग्रीगेट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं हम एक्चुअल में क्या देखते हैं, व्हाट वी एक्चुअली सी, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर पार्टिकल्स देखने की कोशिश करते हैं हम एक्चुअल में क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक एग्रीगेट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और एग्रीगेट का मतलब होता है, आपने सुना है अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा सुना है, मतलब गुच्छे का मतलब होता है, गुच्छा ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है उसके बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है ना। एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़े हुए, ऐसे एक गुच्छा ऐसे जुड़े हुए। तो आप देखो माइक्रोस्कोप के अंदर, हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम सिंगल एटम या फिर सिंगल पार्टिकल को नहीं देख सकते। हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, देखो वो लिखा हुआ है यहाँ व्हाट वी एक्चुअली सी, मतलब एक्चुअली हम क्या देख सकते हैं, इज एन एग्रीगेट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल का एक गुच्छा हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। टाइनी का मतलब होता है छोटा, बिल्कुल छोटा, तो एग्रीगेट का मतलब होता है ऐसा गुच्छा। मतलब जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसे पार्टिकल्स जुड़े हुए दिखते हैं, एक जगह जुड़े हुए दिखते हैं। हमें कोई सिंगल पार्टिकल नजर नहीं आता क्योंकि ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम इनको नहीं देख सकते। ठीक है, आई समझ आपको।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ से आपको क्या समझ में आया, मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं दिखते, ठीक है। और पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इतना आपको समझ में यहाँ से आया होगा। अब आप देखो यहाँ लिखा है मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, जैसे अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का जो एक ड्रॉप होता है, एक कतरा होता है, कंटेन्स अबाउट 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, उसमें 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो पानी का एक ड्रॉप कितना होता है, इतना छोटा, उसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल तो वही पार्टिकल्स ही है ना। तो मैंने आपको बताया था ना, किसी में मॉलिक्यूल होता है, किसी में एटम होता है। वो आपको आगे जाके ज़्यादा क्लियर होगा। आपने अगर सुना होगा वाटर का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे H2O, ये होता है वाटर का फार्मूला। तो आप देखो इसमें ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है तो मतलब एक ऑक्सीजन का पार्टिकल होगा, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल होंगे। ये ओवरऑल जब छोटे से छोटा पार्टिकल इस वाटर का देखेंगे तो उसमें 3 एटम जुड़े होंगे ऐसे। तो आप देखो अगर तो सिंगल होता तो उसको हम एटम बोलते। अब यहाँ 3 एटम है तो ये तो मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि यहाँ 3 एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल एटम होगा तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। और सिंगल है तो देखो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सिंगल है तो उसको हम एटम बोलेंगे सिंगल पार्टिकल को। अगर 2-3 पार्टिकल जुड़े हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ लिखा है अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी का एक जो ड्रॉप होता है उसमें 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 10⁻21 मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 के आगे 21 जीरो लगा दो, इतने लगाते रहो जब तक 21 ना हो जाए। तो इतना, ये रकम बहुत बड़ी है। 10⁻21 मॉलिक्यूल का मतलब है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक ड्रॉप आप चेक करो पानी का तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 10⁻21 मॉलिक्यूल। तो आप सोचो अगर पानी का एक गिलास लें उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, बहुत ज़्यादा। ये तो 10⁻21 कितने, एक ड्रॉप में, तो एक गिलास में कितने ड्रॉप होते हैं, बहुत सारे पानी के ड्रॉप होते हैं। तो उसमें तो करोड़ों खरबों मतलब अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, इनसे क्या होता है, मैटर बना हुआ होता है और ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक। आई समझ आपको, इतना आपको यहाँ समझना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। अभी आप देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से नोट्स बना लो। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें पता चल गया ना कि मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का। अब हम देखेंगे वो जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो चलो इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं। तो अभी आप देखो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने देखा कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, उन पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप यहाँ लिखो पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के, ठीक है। तो आप पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। लिखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, हैव स्पेसिस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में छोटी छोटी जगह होती है। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहां देखो सपोज हमारे पास कोई मैटर है, तो आपको पता है मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। तो यहां आप इसके बीच में पार्टिकल ड्रा कर दो, ये आपने पार्टिकल ड्रा कर दिए इसके बीच में, ठीक है। ये आपने मैटर के बीच में क्या कर दिया, पार्टिकल्स लगा दिए। तो इसका मतलब मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का। अब आप देखो पार्टिकल जो होते हैं, 2 पार्टिकल्स के बीच में, देखो ऐसे मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, ये बड़ा करके बता दिया, ठीक। ये देखो ये पार्टिकल्स हैं मैटर के बीच में। तो आप देखो 2 या 3 पार्टिकल को आप जितना मर्जी पास कर लो। सपोज मैं 3 पार्टिकल को यहां मोटा करके दिखाता हूं, इतना पास कर लेता हूं, ठीक है। अब पास करने के बाद देखो इसको और बड़ा करते हैं अगर, तो 3 पार्टिकल को आप अगर इतना बड़ा कर दो, इधर और इधर, इतना बड़ा कर दो, जितना मर्जी बड़ा करो,
आप देखोगे उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी। ये देखो इसके सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ जगह है, स्पेस है। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनको आप जितना मर्जी पास कर दो, जैसे देखो जैसे बाल्स होते हैं ना, बाल्स, ठीक है, 3 बाल्स को आप अपने 3 बाल्स को जोड़ के रख दो, जितना मर्जी जोड़ो 3 बाल को या 2 बाल को, जितना मर्जी पास जोड़ो, फिर भी उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ जगह रहेगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ है कि पहला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिस होती है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है। जैसे ये मैटर के पार्टिकल है, ये बीच में स्पेस, ये बीच में स्पेस, ये बीच में स्पेस, कुछ ना कुछ बीच में स्पेस होगी। अब आप देखो ये जो स्पेस होती है, ठीक है, स्पेस जो होती है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये भी बोलते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर नहीं, इंटर पार्टिकल लिख दो, इंटर पार्टिकल स्पेसिस बोलते हैं इनको, या फिर इसको वाइड भी बोलते हैं, VOIDS, वाइड भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, देखो इंटर का मतलब होता है 2 और पार्टिकल का मतलब पार्टिकल। तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये 2 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है उसी को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसी को हम वाइड भी बोलते हैं। वाइड का मतलब होता है खाली जगह। तो वही 2 पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है, स्पेस का मतलब खाली जगह, तो वाइड का मतलब भी खाली जगह। तो आप पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या याद रखोगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम, मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेसिस होती है, मतलब खाली जगह होती है, ठीक है। तो खाली जगह होती है मैटर के पार्टिकल के बीच में। तो दूसरा हम देखते हैं पॉइंट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर हम देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, जो स्पेसिस होती हैं उनको इंटर पार्टिकल स्पेसिस भी बोलते हैं या फिर वाइड भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। आप लिखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक। ये आप ध्यान में रखना कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको एक ये याद रखना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। और आपको पता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी आपने सुना होगा, एनर्जी का मतलब होता है ताकत। तो आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी। तो आपको मैं एक बात बताऊं, मूव करने की वजह से, कोई चीज़ मूव करने की वजह से उसके बीच में एक किस्म की ताकत आ जाती है। सपोज मेरा हाथ जो है आस्ता आस्ता मूव कर रहा है, इसके बीच में कुछ ना कुछ ताकत है। क्यों ताकत है, अगर ये मूव करता करता इस मार्कर के साथ लगेगा तो मार्कर इस तरफ हिल जाएगा, ठीक है। देखो सपोज ये मार्कर है, मेरा हाथ मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो इन मार्कर को लग रहा है मार्कर हिल रहे हैं, तो इसका मतलब हाथ में कुछ ना कुछ ताकत है। क्यों ताकत है, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो आप बोलोगे कोई चीज़ जब मूव करती है, मूव करने की वजह से उसके बीच में एक ताकत आती है। जैसे आप देखो, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, वो खड़ी हुई है एक जगह, तो वो मूव नहीं कर रही है, उसके बीच में कोई ताकत नहीं है। उसके आगे कोई रुक जाए, कोई आगे बैठ जाए, उसके साथ कोई हाथ लगाए, कोई ताकत नहीं। जब देखो आप रोड के ऊपर एक गाड़ी चल रही है बहुत तेज, तो उसमें ताकत है। क्यों, क्योंकि जब उसके आगे कोई बंदा आ जाएगा तो उसके ऊपर लगेगी, बंदा फेंका हुआ जाएगा। क्यों फेंका गया बंदा, इसलिए क्योंकि उस गाड़ी के बीच में क्या है, ताकत है। अब आप एक चीज याद रखोगे कि जब कोई चीज मूव करती है उसके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मूव करने की वजह से, कोई चीज मूव करने की वजह से जब कोई किसी चीज में एनर्जी होती है, ताकत होती है, उस मूवमेंट की ताकत को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल से हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इस वजह से उनमें कुछ एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ, ठीक। तो आप यहाँ अभी लिखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे possess some kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। तो आप देखो, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया
कि मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं, इस वजह से उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आप देखो, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो या कहीं से बिलोंग करते हो जहां आपको इतना सही से नहीं पढ़ाया जाता है, आपको रट्टा मरवाया जाता है, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, सिर्फ रटाए जाते हैं, तो आपको मैं बोलूं, अगर आप ऐसे एक एक पॉइंट समझ के पढ़ोगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा बनोगे। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ बनोगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन रट के एग्जाम में लिखोगे तो आप कुछ नहीं बनोगे, आप 12th में जाके किसी क्लास में जाके फेल हो जाओगे। तो मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट, आपकी टेक्स्ट बुक है जो, उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है सारी पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो आप क्या करो, मेरे साथ जुड़ जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक भी कर दोगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेगी वो। ठीक है, फिर मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मूवमेंट की वजह से एक किस्म की ताकत होती है उनमें, जिस ताकत को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है उन पार्टिकल में होती है, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, तो अगर आस्था मूव करेगी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जैसे देखो, मेरा हाथ है, पहले आस्ता आस्ता मूव कर रहा है तो मार्कर के ऊपर लग रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा। अब अगर मेरा हाथ तेज़ मूव कर रहा है तो ये मार्कर इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ठीक है, इधर जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे हाथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और तेज़ मूव करेगा तो ये मार्कर उड़ जाएंगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। तो जितना तेज़ कोई चीज़ मूव करती है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखो। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है हमारा, वो होता है हमारा, यहां लिखो थर्ड, और ये होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैं आपको यहां लिख देता हूं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आप पॉइंट लिखो। तो इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि अगर एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल, ये आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं। ठीक है, देखो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर सपोज ये हमारे पास ये मैटर है, ये वाला जो डब्बा हमने बनाया ये मैटर है, तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है खींच के रखना। ठीक है, एक दूसरे को खींच के रखना। तो आप देखो, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ना रखें तो, ठीक है, मतलब सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं, ये इसको ना खींचे, ये इसको ना खींचे, तो ये पार्टिकल यहां से उड़ जाएगा, क्योंकि इसको कोई खींचने वाला ही नहीं होगा। तो ये यहां क्या करेगा, कोई अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास ना। तब सपोज देखो, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मार्कर को यहां से अपने हाथ में पकड़ के रख रहा हूं, तभी ये यहां रुक रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ में है, मैं इसको पकड़ूं ही ना, मैं इस मार्कर को पकड़ूं नहीं, तो ये तो नीचे गिर जाएगा ना, ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। वही बात है कि अगर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इसी वजह से जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है इसी वजह से मैटर जो है होता है। ठीक है, अगर ये मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ना रखें तो ये पार्टिकल आस्ता आस्ता यहाँ से उड़ जाएं। आप देखो, अगर सारे के सारे पार्टिकल मैटर के यहाँ से उड़ जाएं तो मैटर भी उड़ जाएगा, मैटर सारा उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कि मैटर एग्जिस्ट करे, मैटर रहे, इस वजह से, इसलिए क्या होता है, मैटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अच्छा, एक लाइन आप इसमें और ऐड कर लो, यहां लिखो, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, have a force acting between them, this force keeps the particle together। यहां लिख लो, called force of attraction। ठीक, this force keeps the particles together।
ठीक, ये पॉइंट आप देखो। आप देखो यहां मैंने लिखा है कि मैटर के पार्टिकल तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो बात तो सही है, और यहां लिखा है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगती है, मतलब एक ताकत लगती है, और उस ताकत को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस ताकत को बोलते हैं क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी फोर्स है जो आपस में एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखती है, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप बोलो कि मैटर के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हुए रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स क्या होती है? ठीक है, फोर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फोर्स क्या होती है? एक ताकत होती है अट्रैक्शन की, ठीक है, और दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है, और वो जो ताकत होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, उसकी वजह से जो मैटर के बीच में पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं, तो तभी मैटर जो है मैटर होता है। सपोज ये मार्कर है, इसके पार्टिकल सारे के सारे इसके बीच में ही अट्रैक्टेड है, एक दूसरे को खींच के पकड़े हुए हैं, तभी ये यहाँ मार्कर रुका हुआ है। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को ना खींचे तो यहाँ से एक एक पार्टिकल उड़ जाए, तो क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल उड़ जाएंगे, तो ये मार्कर भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो वो बात हो गई। तो यही थे हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपको सीधा इतना याद रखना है, पहला कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसीज होती हैं, ठीक है। दूसरा, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तीसरा, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बस ये 3 आपको याद रखने हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। वहां हम डिस्कस करेंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, आप इसको सही से लिख लो। तो अभी आप देखो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। तो आप देखो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हम देख रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि मैटर कितने किस्म का होता है? 3 किस्म का। और कौन कौन सा होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो आप यहाँ एक पॉइंट लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे मैटर around us exists in 3 forms, ठीक है। 3 फॉर्म्स में मैटर हमारे पास क्या है? हमारे आसपास। अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास जो मैटर है वो कितने किस्म में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड फॉर्म, ठीक है, और एक होती है हमारी कौन सी? गैस फॉर्म, ठीक। ये 3 फॉर्म में मैटर हमारे आसपास क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो अब आप देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर आपसे कोई ऊपर से बोले सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, तो आप बोलोगे सॉलिड आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। सॉलिड का मतलब होता है सख्त चीज, जैसे ये मार्कर है, सख्त है, ठीक है। तो कोई पत्थर है, सख्त है, वो भी। टेबल है, चेयर है, ठीक है, वो भी सख्त है। मोबाइल है, वो भी सख्त है। वो तो सारी की सारी क्या होंगी? सॉलिड। तो लिक्विड आपने सुना होगा, लिक्विड होता है कोई भी ऐसी चीज जो बह जाए, जैसे पानी है, पानी बह जाता है, सख्त नहीं है, वो लिक्विड है। जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो आपने देखा होगा, वो क्या? लिक्विड। और गैस क्या चीज होती है? आपने सुना होगा, गैस होती है जो उड़ जाए, जैसे जो हमारी कुकिंग गैस होती है जो सिलेंडर में होती है, उसको अगर खोल दो उड़ जाती है, वो गैस है। जैसे हवा एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं। तो ये आपने बचपन से सुना होगा, ठीक। तो आप देखो पहले हम देख लेते हैं सॉलिड की डेफिनेशन। यहां लिखो आप पहली सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो देखो सॉलिड क्या होता है, आप यहां इसकी डेफिनेशन अगर लिखो तो आप लिखो सॉलिड इज डिफाइंड एज, मैं लिख देता हूं यहां, सॉलिड इज डिफाइंड एज, सॉलिड इज डिफाइंड एज, ठीक है, दैट फॉर्म ऑफ मैटर, या फिर दैट स्टेट ऑफ मैटर लिख लो, दैट स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है, देखो हम पढ़ के आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, मतलब कितनी फॉर्म्स हैं। 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है, सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज, आगे लिखो, बिल्कुल सिंपल लिखाऊंगा मैं आपको, विच हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वैल्यूम, विच हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम,
बस इतना आपको लिखना है। सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है या फिर सॉलिड एक ऐसी मैटर की फॉर्म में जिसमें क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, इस डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, फिक्स शेप होती है, और डेफिनेट का मतलब फिक्स और वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम होती है। तो आप देखो फिक्स शेप का मतलब होता है शक्ल, और वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितनी जगह गिरता है, उसको बोलते हैं उसकी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब यही होता है ना, कोई चीज़ कितनी जगह गिरती है। तो आप देखो सॉलिड ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब उसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है, और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम भी उसकी क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे देखो सॉलिड का मतलब अगर आप अपनी जुबान में बोलो तो सॉलिड का मतलब होता है सख्त। तो देखो जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसकी शक्ल तो सेम ही है, फिक्स है। देखो चाहे आप इसको ऐसे दबाओ, चाहे आप इसको ऐसे दबाओ, जैसे मर्जी दबाओ, इसकी शक्ल ऐसी ही रहने वाली है। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेट शेप हो गई। और वॉल्यूम का मतलब है ये कितनी जगह गिरेगा, वो चीज़ भी फिक्स है। आप देखो इसको चाहे आप देखो जहां मर्जी रखो, यहां रख दो, यहां रख दो, ठीक है, यहां रख दो, जहां मर्जी रख लो, ये उतनी ही जगह गिरेगा। कितनी जगह गिरेगा, बस जितना ये है इतनी ही जगह गिरने वाला है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सॉलिड है। इसी तरह आप पत्थर देख लो, पत्थर को आप चाहे ऐसे दबाओ चाहे ऐसे, जैसे मर्जी दबाओ, तो उसकी शेप फिक्स रहेगी और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, क्योंकि आप जहां मर्जी उसको फेंको, अगर इतना सा पत्थर है तो इतनी ही जगह गिरेगा। जैसे नोटबुक ले लो इतनी बड़ी, तो उसको अगर आप बंद करके एक जगह रखोगे तो उसकी शेप फिक्स है, तो अगर आप उसको कहीं फेंक दोगे तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स, उतनी ही जगह गिरेगी हर जगह। तो यहां से आपको पता चला कि सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है, या आप यहां फॉर्म भी लिख सकते हो, स्टेट की जगह फॉर्म ऑफ मैटर लिख सकते हो, स्टेट या फिर फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप, मतलब जिसकी शेप फिक्स होती है और जिसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसको बोलते हैं सॉलिड। आगे एग्जाम्पल में आप ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे स्टोन हो गया पत्थर, मार्कर, ठीक, टेबल, चेयर, अपनी तरफ से जो आपको लिखना है लिख लो, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड। अब देखो दूसरा हम देखते हैं लिक्विड। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे आयरन, वुड, लकड़ी, etc। ये सारा कुछ क्या होता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर आप देखो वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी लिक्विड, ठीक। तो आप देखो इसको अगर मैं यहां लिखूं तो आप बोलोगे लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। लिक्विड एक ऐसी फॉर्म होती है मैटर की। आगे लिखो which has definite volume, लिखो which has definite volume but no definite shape, ठीक है। ये आप लिखोगे तो आप एक काम कर सकते हो, जहां मैंने लिखा है विच हैज, इस हैज की जगह आप पोजेस भी लिख सकते हो, विच पोजेस भी आ सकता है, ठीक है। और यहां जो हैज लिखा ना, इसकी जगह भी आप पोजेस भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे हैज लिखो चाहे पोजेस लिखो, पोजेस का मतलब भी वही होता है, हैज का मतलब भी वही होता है ना। देखो ना, लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर होती है विच पोजेस, मतलब जिसमें, या फिर विच हैज, ठीक है। वही बात एक ही है, विच हैज विच पोजेस का मतलब एक ही है कि जिसमें क्या होता है, विच पोजेस मतलब जो क्या पोजेस करती है, जिसमें क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, उसको बोलते हैं लिक्विड। देखो कैसे मैं आपको बताऊं, आपको पता है लिक्विड अपनी जुबान में क्या होता है, जैसे पानी हो गया, तो आप देखो पानी है ना, जो उसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, और वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम का मतलब होता है जितनी जगह वो घेरता है वो फिक्स होता है, ठीक है। कितनी जगह घेरता है वो फिक्स होता है। कैसे आप बोलोगे इसको, कितनी जगह गिरता है। तो आप देखो अगर आप 1 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर पानी अगर आप ले लो, तो चाहे आप उसको एक बाटल में डाल दो, चाहे आप किसी कंटेनर में डाल दो, चाहे किसी जग में डाल दो, किसी में डाल दो, वो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहने वाला है। तो वो 1 लीटर क्या है, उसकी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या है, फिक्स, ठीक है। मतलब वॉल्यूम क्या चीज़ है, फिक्स। अब देखो अगर आप क्या करो, उसकी शेप चेक करो, शक्ल चेक करो। शक्ल कैसे चेक करोगे पानी की, आप देखो अगर 1 लीटर पानी को आप बाटल में डालोगे तो वो बाटल की शेप ले लेगा,
तो उसकी शक्ल बाटल जैसी हो गई। अगर आप पानी को किस में डालोगे, किसी डब्बे में डालोगे तो वो डब्बे की शेप ले लेगा। अगर किसी बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा, किसी टब में डालोगे तो टब की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब उसकी शेप फिक्स नहीं है। अगर आप उसको इस मार्कर से कंपेयर करो, मार्कर को आप चाहे डब्बे में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, चाहे आप बॉटल में डालो, जिस मर्जी में डालो, इसकी शेप तो यही रहेगी। लेकिन जो पानी है उसको आप डब्बे में डालोगे अलग शेप, किसी और चीज़ में डालोगे अलग शेप, कहीं और रखोगे अलग शेप, नीचे फेंकोगे तो अलग शेप। तो इसका मतलब पानी की वॉल्यूम तो फिक्स है, मतलब 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन उसकी 1 लीटर पानी को अगर आप क्या करोगे, बाल्टी में डालोगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 1 लीटर पानी 2 लीटर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन उसकी शेप क्या होगी, शेप उसकी चेंज होती रहेगी। तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर होती है विच हैज़ या फिर विच पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब उसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, डेफिनेट का मतलब फिक्स होती है, बट नो डेफिनेट शेप, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो जैसे वाटर, ऑयल, पेट्रोल, ठीक है, ETC। तो आपसे कोई पूछ ले क्या पानी मैटर है, पानी मैटर है, तो आप बोलोगे यस मैटर है। अब देखो पानी जगह भी गिरता है, पानी का वजन भी होता है, तो मैटर है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि आयरन लोहा मैटर है, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि लोहे का वजन भी होता है, लोहा जगह भी गिरता है, तो मैटर है। तो तभी जो हमने लिखा ना स्टेट्स ऑफ मैटर के, मैटर कितने किस्म का होता है, मैटर 3 किस्म का होता है। कुछ मैटर जो होता है सॉलिड होता है, कुछ मैटर जो होता है लिक्विड होता है, कुछ मैटर जो होता है गैस होता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या हवा मैटर है, हवा, तो आप बोलोगे यस हवा मैटर है। क्यों, क्यों मैटर है हवा? आप देखो हवा जो होती है वो जगह भी गिरती है। देखो ना, यहाँ ये रूम है तो रूम में हवा है, मतलब हवा ने जगह गिरी है। तो हवा का वजन भी होता है। कैसे वजन होता है? आप एक काम कर सकते हो, एक बैलून होता है ना, बैलून, तो बैलून के बीच आप एक बार हवा भरो और उसका वजन करो, और एक बार खाली बैलून का वजन करो। जब खाली बैलून होगा तो उसका वजन कम होगा, जब हवा भरी होगी तो वजन ज़्यादा होगा। इसका मतलब हवा का वजन होता है। ठीक, ऐसे हवा का वजन करते तो हवा भी मैटर होती है। गैस जो होती है ना, गैस, वो भी मैटर होती है। कैसे? देखो, आपने देखा होगा जो घर वाला हमारा सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, तो उसको जब वो सिलेंडर खाली हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है। आप उठा के देखो हल्का होगा, लेकिन जब भरा हुआ लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे थोड़ा सा नहीं, बहुत भारी होता है, तो आप बोलोगे कि उसमें गैस है, तो गैस का वजन होता है ना, तो इसका मतलब गैस जगह भी गिरती है, गैस का वजन भी होता है, तो गैस भी मैटर होती है। तो इसी तरह हमने लिखा है सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है। लिक्विड में क्या क्या आ गया, जैसे वाटर, ऑयल, पेट्रोल। और लिक्विड ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहने वाली होती हैं। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। ठीक है, शक्ल फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम उनकी फिक्स है। ठीक, तो ये होती है हमारी लिक्विड। अब आप देखो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर वो कौन सा होता है, मैं यहां लिख देता हूं गैस। गैस, ठीक, तो आप लिखोगे, लिखो आप लिखो, गैस इज डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर या फिर दैट फॉर्म ऑफ मैटर। गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, गैस एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर होती है विच neither possess definite shape, definite shape nor definite वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आपको पोजेस का मतलब आता होगा। पोजेस का मतलब होता है उसमें होता है, मतलब उसमें क्या होता है उसको पोजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां इसकी डेफिनेशन ये होती है कि गैस इज डिफाइंड एज दैट स्टेट ऑफ मैटर, मतलब गैस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है या फिर ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर होती है विच neither पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, मैंने लिखा है विच neither पोजेस डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब ना ही उसमें डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, ना ही उसमें डेफिनेट शेप होती है और ना ही उसमें डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, फिक्स। ना ही गैस की फिक्स शेप होती है, ना ही गैस की फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो इसको कैसे समझेंगे, देखो सपोज हमने क्या किया,
हमारे पास 1 किलो जो था, 1 किलो वाला गैस का सिलेंडर था, वो छोटा पुराने ज़माने में होता था, जहाँ से हम आग जलाते थे अंदर रोशनी लाइट के लिए, वो छोटा था 1 किलो वाला। उसको अगर मैं यहाँ खोल दूँ, अगर मैं उस गैस को इस रूम के अंदर खोल दूँ, तो पूरे रूम के अंदर गैस भर जाएगी, ठीक, पूरे रूम के अंदर भर जाएगी। अगर मैं उस सिलेंडर को 2 रूम के बीच में खोल दूँ तो 2 रूम के बीच में गैस भर जाएगी। अगर 3 रूम के बीच में खोल दूँ तो तीनों रूम में गैस भर जाएगी। अब आप देखो कि उसकी वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? देखो, वो तो 1 किलो का था, लेकिन वो इस रूम में भी भर गया, उस रूम में भी भर गया, उस रूम में, सब रूम में भर गया। जितनी जगह उसको मिलती है गैस को, वो उतनी में ही भर जाता है। तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है। मतलब 1 लीटर गैस या फिर 1 किलो गैस को हम एक पूरे रूम में भर सकते हैं, और उसी 1 किलो गैस को हम छोटे से कंटेनर में भी भर सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगा के। वो चीज़ आप आगे सीखोगे इसी चैप्टर में, कि गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके उसको दबा के हम छोटे से डब्बे में भी भर सकते हैं, ठीक, और पूरे रूम में भी वो चली जाती है। तो इसका मतलब जो गैस है उसकी क्या है, उसकी वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं है। मतलब वो जगह गिरने की कैपेसिटी फिक्स नहीं है, वो जितना उसको मिलती है जगह उतनी ही भर लेती है, ठीक। तो इसका मतलब गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है। अब देखो शेप कैसे देखोगी, शक्ल देखो ना, चाहे आपके पास एक टेढ़ा सा रूम में गैस उसमें वैसे ही हो जाएगी, एक खड़ा रूम में गैस उसमें वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। और एक इतनी बड़ी बाल्टी है, उसमें आप अगर गैस डालोगे तो ऐसी ही हो जाएगी, उसी बाल्टी में पूरी में ही फैल जाएगी। अगर ऐसा बड़ा कुछ है तो उसमें डालोगे, उसमें भी वैसी ही हो जाएगी। तो आप देखो, अगर आप सही से चेक करोगे तो गैस में ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है वही, गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब गैस एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैटर होती है विच नाइदर पोजेस डेफिनेट शेप, मतलब ना ही उसमें एक फिक्स शेप होती है, ना ही उसमें एक फिक्स वॉल्यूम होती है। और ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप अगर ऐड करोगे, तो एग्जांपल में आप ऐड करोगे, जैसे आपने सुना होगा बचपन में ऑक्सीजन गैस होती है जो हम अपने अंदर लेते हैं। और सुना होगा आपने कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला CO2 होता है, आपने सुना होगा, ये भी एक गैस होती है जो हम बाहर निकालते हैं, ठीक। तो H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, ये चीज़ें ये गैसेस होती हैं, ठीक है। जैसे हवा भी एक गैस ही है, मिक्सचर ऑफ गैस है, वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये इनकी ऊपर से डेफिनेशन थी सिर्फ, बस। अभी हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज, मतलब इनके अंदर कैसा कैसा होता है, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है। तो आप देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ यहाँ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो फिर पार्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ आप क्या करो, अपनी नोटबुक के ऊपर 3 डब्बे ऐसे बनाओ, एक डब्बा ऐसा बनाओ, एक डब्बा ऐसा बनाओ, और एक डब्बा आप ऐसा बनाओ। ये 3 डब्बे आपने बनाए, ठीक। एक के नीचे लिख दो आप सॉलिड, एक के नीचे आप लिख दो लिक्विड, और एक के नीचे आप लिख दो गैस, ठीक। हम यहां देखने वाले हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं उन तीनों में पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, मतलब पार्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं उसमें, मतलब पास होते हैं, दूर होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो कि सपोज हमारा ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो आप क्या करोगे, सॉलिड जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स वो बहुत पास होते हैं, ये आपने याद रखना, ठीक। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में कैसे होते हैं, बहुत पास होते हैं। ऐसे बना लो, सॉलिड में पार्टिकल्स आप बहुत पास ऐसे जोड़ के बना सकते हो, ठीक है। दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे पार्टिकल आप बना लो सॉलिड में। और लिक्विड में इससे थोड़े से दूर पार्टिकल्स बनाने हैं। जैसे देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे करके, ये लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। और गैस में बिल्कुल दूर बनाओ, जैसे ये दैट्स इट, ऐसे बनाना है आपको। अब देखो, ये 3 चीजें आपको समझनी है। आपको यहां से ये समझना है कि जो सॉलिड होते हैं वो सख्त क्यों होते हैं। सॉलिड सख्त होते हैं ना, वो सख्त इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। तो आप लिखोगे सॉलिड में क्या होते हैं,
पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड मतलब पैक्ड होते हैं, पैकिंग होती है मतलब पैक हुए होते हैं बहुत क्लोजली। और यहाँ पे कैसे होते हैं लिक्विड में पार्टिकल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होते हैं लूजली पैक्ड मतलब बहुत लूज होते हैं, ठीक। आई समझ आपको? ये तीन चीज़ें आपको यहाँ जो है याद रखनी है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, बहुत पास होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। लिक्विड में लेस क्लोजली, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत कम क्लोज पैक होते हैं। देखो इसमें ऐसे होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं, इसमें बहुत दूर दूर होते हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि देखो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास हैं, ठीक है। तो देखो बहुत पास होने की वजह से इनके बीच में जो स्पेसीज होती हैं, देखो पार्टिकल के बीच में स्पेसीज होती हैं, आपको मैंने अभी सिखाया। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसीज होती हैं ना, ये बहुत कम होती हैं, स्पेसीज बहुत कम होती हैं। इसी वजह से जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, तो सॉलिड हमें सख्त दिखता है, क्योंकि देखो स्पेसीज बहुत कम में। तो जब हम प्रेस करते हैं तो वो पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं, थोड़े से दूर जाते हैं लेकिन अपनी जगह पे ही फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे पार्टिकल फिक्स रहते हैं क्योंकि बहुत पास है। देखो जैसे ये मार्कर हैं 4, अगर इनको मैं बहुत पास रखूं तो जितना मर्जी प्रेस करो इसको ऐसे ही रहने वाले, ठीक है। इसका मतलब ये सॉलिड है, ऐसे पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर, ठीक। अब देखो लिक्विड जो होता है, लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कैसा होता है, उतना सख्त नहीं होता है। लिक्विड के ऊपर अगर आप हाथ डालोगे, हाथ आपका अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। दूर होते हैं तो जैसा आप उसके ऊपर हाथ रखते हो तो ये पार्टिकल थोड़े से इधर उधर हिलते हैं तो आपका हाथ नीचे चला जाता है, ठीक। और गैस में तो पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि जैसे गैस को आप छोड़ोगे ये पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो जैसे पार्टिकल गैस के दूर दूर चले जाएंगे तो पूरे रूम में फैल जाते हैं, इतने दूर होते हैं। तो आप एक और भी यहाँ से बात देख सकते हो कि जो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इन आपको मैंने बताया था ना, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे को खींच के रखते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे को बहुत खींच के रखते हैं। तो लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा कम होते हैं, लेस स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लिक्विड में सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, थोड़ी सी कम होती है। और गैस में जो क्या होती है, लीस्ट होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो गैस में इतना कम होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, देखो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास जुड़े रहते हैं। तो यही रीज़न होता है कि अगर हम सॉलिड को प्रेस करते हैं ना, तो वो सॉलिड बीच में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल जो है बहुत पास पहले से ही जुड़े हुए हैं। जब हम प्रेस करते हैं तो वो पार्टिकल्स और पास नहीं जाते हैं। देखो जैसे ये पार्टिकल्स हैं 2, ये इतने पास है कि इनको अगर हम दबाएंगे तो ये और पास नहीं होंगे। लेकिन जब हम लिक्विड को थोड़ा सा दबाएंगे हमारा हाथ उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है थोड़े से दूर हैं, वो थोड़े से स्लिप हो जाते हैं। मतलब थोड़े से, जैसे इसको हम ऐसे दबाएंगे, लिक्विड को हम ऐसे प्रेस करेंगे, हमारा हाथ उसके अंदर चला जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ी दूर हैं। तो उतना स्ट्रांग नहीं है, उतनी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। पार्टिकल्स थोड़ी से मूव कर देते हैं, मूव कर जाते हैं तो हमारा हाथ अंदर हो जाता है। मूव करने का मतलब होता है हिलते हैं पार्टिकल्स। और गैस में आप देखो, गैस में पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं कि माना जाता है कि इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो न के बराबर होती है। तो आप देखो अगर इसके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर है ही नहीं, तो गैस को आप यहाँ खोलोगे, इसके सारे के सारे पार्टिकल्स कोई उधर पूरे रूम में फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसके बीच में, इसके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न के बराबर होती हैं, बहुत कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक। तो तभी रीजन होता है ना, अगर 1 किलो गैस को यहाँ खोलो पूरे रूम में फैल जाएगी। लेकिन ये जो मार्कर है ये यहाँ ही रहेगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली यहाँ ही अट्रैक्टेड है, इसी के ऊपर, मतलब मार्कर के बीच में बहुत स्ट्रांगली इसके पार्टिकल अट्रैक्टेड है। तो ये तो यहाँ ही रहेगा। लेकिन अगर इतना सा गैस आप लेके आओगे, उसको यहाँ खोलोगे, उसके पार्टिकल पूरे रूम में फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स की, तो इसके पार्टिकल्स यहाँ ही रहने वाले, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, बहुत कम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं, तो उसको आप यहाँ खोलोगे तो पूरे रूम में फैल जाएंगे। ठीक, तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती है, लेकिन लिक्विड भी आप देखो सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड उतना सख्त नहीं होता है, लिक्विड की आप हाथ रखो अंदर चला जाता है, लेकिन गैस जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आप बोलोगे सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से कम टाइटली पैक होते हैं, गैस में बिल्कुल लूजली पैक होते हैं, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा कम, गैस में बिल्कुल कमजोर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो यही रीजन होता है कि सॉलिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड थोड़े से कमजोर होते हैं, और गैसेज बिल्कुल कमजोर होते हैं, बिल्कुल गैसेज जो हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल ही कमजोर होते हैं। ठीक, ये आपको 3 चीजें आपको देखनी है। अब देखो इनके बेस पे, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमने जो चीजें डिस्कस की है ना, लेस क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, इनके बेस पे हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो 4-5 चीज़ें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो आप इस लेक्चर को देखो, इसके नोट्स बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अब आप पढ़ो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।